क्लास 7 तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th विज्ञान यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है वन, हमारी जीवन रेखा। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, विभिन्न प्रकार के जानवर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंगलों में रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में योगदान करते हैं। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके नीचे आप कुछ पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों से पता चलता है। अब हमको बताना है कि किस तरीके से पता चलता है। तो निम्नलिखित गतिविधियों से पता चलता है कि कैसे जानवर वन को बढ़ने और पुनर्जीवित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप पढ़ें। जानवर जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करते हैं, बीजों के फैलाव में मदद करते हैं। जानवर क्या करते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करते हैं, बीजों को ले जाते हैं। यानी कि कभी वो खाते हैं, उनके बालों पर बीज चिपक जाते हैं तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर पशुओं का मलमूत्र और उनके मृत शरीर जब क्या होते हैं, मिट्टी में विघटित हो जाते हैं तो पौधों के लिए क्या होती है, खाद के रूप में काम करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, खाद के रूप में काम करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सूक्ष्म जीव मृत पौधों और पत्तियों को खाद तथा ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है डिकम्पोजर्स आपने पढ़े होंगे। वो क्या करते हैं, जो मृत पौधे होते हैं या फिर जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, वो खाद और ह्यूमस में क्या करते थे, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व भी कहते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मिट्टी में ह्यूमस पौधे के विकास के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ है। यहाँ पर आप देखते हैं ये क्या करता है, उसके लिए आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं हम, समझाइए कि वन बाढ़ और रोकथाम, बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। जो वन होते हैं वो बाढ़ की रोकथाम, कभी बाढ़ आती है तो किस तरीके से बाढ़ को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब जो बारिश का पानी होता है पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो यह सीधे जमीन पर नहीं गिरता और यह धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वन न केवल जलों के अवशोषित करने, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, करते हैं, बल्कि मिट्टी की कटाई एवं बाढ़ को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं हम, अब घटक किन्हें कहते हैं, इनमें से किसी दो के नाम बताइए, ये वन में क्या करते हैं। तो आप इनका आंसर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो आप याद रखें अपघटक किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर मशरूम और बैक्टीरिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपघटक जो होते हैं वो क्या करते हैं, मृत पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, जो क्या करते हैं, वन की मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाते हैं और यह पौधों को क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार जो अपघटक होते हैं वो मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के संतुलन को क्या करते हैं, बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद हम प्रश्न 4 देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में क्या होते हैं, वनों की भूमिका को आपको समझाना है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन एक क्या होते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर प्रणाली की तरह काम करते हैं। जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका उपयोग जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। श्वसन के दौरान पशु तथा पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आपको पता है जो पशु क्या करते हैं, जैसे हम भी हैं, जो मानव होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन में बदल देते हैं और फिर पौधे क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, इस प्रक्रिया के द्वारा वो उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। यहाँ तक कि कचरे को भी जंगल में उपयोगी पदार्थों में बदल दिया जाता है और जो कचरा होता है उसको भी क्या करते हैं, जंगलों में उपयोगी पदार्थों में बदल दिया जाता है। प्रश्न 5 देखते हैं यहाँ पर, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। अब यहाँ पर हमको समझाना है कि जो वन में कुछ भी पदार्थ होते हैं वो व्यर्थ क्यों नहीं होते हैं, मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ काम होता ही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, वन उत्कृष्ट परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन का
कारखाने हैं। सभी जानवर चाहे शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी अंततः भोजन के लिए क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो शाकाहारी होते हैं और जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम देखें तो अंततः क्या होते हैं, भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अब आप कहेंगे कि जो शेर होता है वो क्या खाता है, मांस खाता है, लेकिन मांस वो किसका खाता है, हिरण का खाता है और गाय भैंसों का खाता है। लेकिन गाय भैंस क्या खाते हैं, गाय भैंस घास फूस खाते हैं। अब जब गाय भैंस को घास फूस ही नहीं मिलेगा तो गाय भैंस भी नहीं होंगे, और गाय भैंस नहीं होंगे तो शेर भी नहीं होगा। तो इस वजह से यानी कि अगर हम देखें तो हर तरह से जो जानवर होते हैं, जो मांसाहारी भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अगर हम देखें तो वो बेस में क्या होते हैं, पौधों पर ही निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। फिर हम देखते हैं शाकाहारी पौधों और उनके उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, और जानवरों और पौधों के मृत अवशेष क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और विघटित हो जाते हैं। जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका उपयोग अंततः जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। वन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखते हैं और लगभग सभी पदार्थों का उपयोग या नवीकरण होता रहता है, इसलिए एक जंगल में कुछ भी बेकार नहीं होता। अब हम जानते हैं, यहां से हमें पता चला कि जंगल में जितनी भी चीजें होती हैं सभी का क्या होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, सभी की अपनी एक भूमिका होती है। फिर हम यहाँ पर प्रश्न 6 देखते हैं। अब ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम क्या करते हैं, वनों से प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे 5 उत्पाद क्या होते हैं। आप जानते हैं फल फ्रूट है, लकड़ियां है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फल और सब्जियां, लकड़ी होती है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं तारपीन, और यहाँ पर लेटेक्स आप लिख सकते हैं। रबर का जो कच्चा उत्पाद होता है वो भी जंगलों से प्राप्त होता है। मसाले, राल, गोंद और दवाएं एवं जड़ी बूटियां भी सब जंगलों से प्राप्त होती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्या है, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी क्या होते हैं, पुष्पीय पादपों की डैश में पाई जाती है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर आप देखें जो यहाँ पर की है इसके बीच में आपको एक डैश मिला है, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, हम देखते हैं। हम रिक्त स्थान देख रहे थे, तो रिक्त स्थान में आप जानते हैं पहले में यहाँ पर जो डैश दिया है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी क्या करती हैं, पुष्पीय पादपों की परागण में सहायता करते हैं। परागण का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे। परागण यानी कि जो पराग कण होते हैं उनको एक पुष्प से दूसरे पुष्प में क्या ले जाते हैं, ये जो यानी कि इनके द्वारा, जो कीट होते हैं, तितलियां होती हैं, इनके द्वारा एक प्रोसेस परागण होता है। उसमें क्या होती हैं, जो पराग कण होते हैं, जो मेल पौधा होता है उसमें से फीमेल पौधे में क्या होते हैं, इनको ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। उसके बाद हम ख देखते हैं। यहाँ पर ख में क्या है, वन परिशुद्ध करते हैं किसको, डैश और डैश को, यानी कि हवा और पानी को वन क्या करते हैं, परिशुद्ध करते हैं। अब यहाँ पर गौ भी दिया गया है आपको, शाक वन में क्या करते हैं, डैश परत बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा निचली परत बनाते हैं, शाक वन में निचली परत बनाते हैं। उसके बाद घौ देखते हैं हम, यहाँ पर वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद क्या करती है, डैश को समृद्ध बनाती है, यानी कि मिट्टी को समृद्ध करते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी को समृद्ध करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन 8 देखते हैं। हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, वन हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। हमें निम्नलिखित कारणों से वन से संबंधित मुद्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए। यदि जंगल नहीं है तो अधिक बाढ़ और मिट्टी का कटाव होगा। और यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। वन क्या होते हैं, वैश्विक पर्यावरण को शानदार तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष क्षेत्र में कम वन क्षेत्र हमें क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की ओर जाता है, जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, वन कई जानवरों के आवास, वनों की कटाई इनके जीवन और पर्यावरण को खतरे में डालेगी। पेड़ देखते हैं हम, पेड़ और पौधों की अनुपस्थिति में बहुत से जानवरों को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा। पॉइंट देखते हैं, वन हमें बड़ी संख्या में उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनमें से लकड़ी, फल और दवाएं शामिल है। ये उत्पाद पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये सब चीजें भी नहीं होंगी। उसके बाद हम प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 में हमें दिया गया है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जंगलों में रहने वाले जानवरों और पौधों की विविधता एक समृद्ध क्या है, जैव विविधता का निर्माण करती है। जंगल की प्रणाली में विभिन्न जानवर और पौधे क्या करते हैं, अलग अलग भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं प्रत्येक, हमने अभी पढ़ा था कि जंगल में हर चीज की क्या होती है, एक अलग भूमिका होती है। तो प्रत्येक जानवर की भी एक अलग भूमिका होती है। उदाहरण के लिए हरे पौधों को खाने और मांसाहारियों को भोजन देने के लिए शाकाहारी जानवरों की आवश्यकता होती है। इसी तरह मांसाहारियों को भोजन और उनकी आबादी की जांच करने अन्य मांसाहारी जानवरों की जरूरत होती है। यह जैव विविधता जंगलों को अधिक उत्पादक, स्थिर और लचीला बनाती है।
यदि घास नहीं होती तो सभी शाकाहारी जीव मर जाते। यदि मांसाहारी नहीं होते तो क्या होता, तो सभी शाकाहारी पौधे खा जाते और भोजन की कमी हो जाती। यदि कोई अपघटक नहीं है तो पौधों और जानवरों के मृत अवशेष क्या होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। ऐसी जैव विविधता के कारण ही प्रकृति में क्या होता है, संतुलन बना रहता है। तो अब आपको यहां से समझ में आया होगा कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे, शाकाहारी जानवर नहीं होंगे, मांसाहारी जानवर नहीं होंगे, तो क्या क्या हो सकता है। यानी कि जो संतुलन होगा प्रकृति का वो पूरी तरह से डगमगा जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को क्या करता है, नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। अब तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को क्या करना है, आपको निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए। बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल और भीम जल स्तर। यहाँ पर भीम की जगह आप क्या करें, यहाँ पर भौम जल स्तर करें आप। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये वो डायग्राम है जहां पर क्या हुआ, जो चित्रकार था वो इन नेम्स को जो यहाँ पर आपको यहाँ पर नामांकित किए गए हैं, इनको वो उसने करना वो इनको भूल गया कुछ को। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम सबसे ऊपर जानते हैं ये क्या है, ये बादल है, तो इनको आप बादल लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या हो रही है, ये वर्षा हो रही है, तो इसको आप वर्षा लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो ये पेड़ पौधे हैं ये क्या ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से एरो करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। और दूसरी चीज, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाहर की तरफ आप इसे पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या है, ये पेड़ है, तो आप इस पेड़ को भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप लिखा है पादप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक हिरण है, तो ये इसको आप हिरण नहीं, आप इसको जंतु लिखेंगे। और ये जितना भी आप खाली स्पेस इधर देख रहे हैं ये सब क्या है, ये वायुमंडल है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से वायुमंडल को शो कर सकते हैं। नीचे हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, मृदा है। नीचे यहाँ पर क्या है, मूल, यानी कि ये इसकी जड़ें हैं। अपघटक आप यहाँ पर देख सकते हो, अपघटक क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत कीड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए उनको हम साफ तरीके से दिखा नहीं सकते, तो आप यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े बनाकर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये अपघटक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं भौम जल स्तर भी हम देख सकते हैं कि मिट्टी के नीचे क्या होता है, पानी होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भौम जल स्तर। तो कुछ इस तरीके से आपका इसका आंसर होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वन उत्पाद नहीं है। यहाँ पर है गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और यहाँ पर केरोसिन, तो आप लिखेंगे यहाँ पर केरोसिन। केरोसिन कहां से होता है, ये वन से नहीं, हमें ये नदियों से, समुद्रों से, जो तेल की खानें होती है वहां से मिलता है। अब प्रश्न 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वन मृदा को अपर्दन से बचाते हैं, वन क्या करते हैं, मृदा को अपर्दन से बचाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है, यही एक गलत है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर यही हमारा आंसर होता है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन 13 देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, बालू है, मशरूम है, ह्यूमस है और कास्ट है, तो आपका आंसर होगा ह्यूमस। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं और आप क्लास 7 साइंस, हिंदी और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन वीडियो मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।